तकी हसन नियाजी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले फर्स्ट पार्ट को एक बार देख लीजिए तो अच्छे से समझ में आएगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो बात कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने पढ़ा कि क्यों हुआ, क्या रीजन था और खिलाफत मूवमेंट से क्या कनेक्शन था। अब ये देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग अलग एरियाज पे क्या इम्पैक्ट छोड़ा, उसने टाउन एरिया पे क्या करा, प्लांटेशन वर्कर्स पे क्या करा, कंट्री साइड में इसका क्या इम्पैक्ट रहा और इसकी लिमिट्स क्या थी, क्यों ये इसको रोक दिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं टाउन में। तो टाउन में जो था इट इज स्टार्टेड बाय द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेशन किया, उसी से इसको ज्यादा सक्सेसफुल रहा। और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल एंड कॉलेजेस। हजारों ने स्कूल छोड़े, हेडमास्टर और टीचर्स ने रिजाइन किया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस गिव अप की। और उसके अलावा काउंसिल के इलेक्शन ज्यादातर स्टेट में बाइकआउट कर दिए गए एक्सेप्ट मद्रास, क्योंकि मद्रास में एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, ये नॉन ब्राह्मण पार्टी थी और इसको लगता था कि कांग्रेस तो ब्राह्मणों की पार्टी है और हमें अब मौका मिला है अपनी आवाज काउंसिल तक पहुंचाने के लिए, तो हम इलेक्शन को बाइकआउट नहीं करेंगे। बाकी स्टेट में ये बाइकआउट किया गया। इसके अलावा फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया। लीकर शॉप्स पिक्टेड, लीकर शॉप्स को पिक्ट किया गया, यानी उनके आगे धरना दिया गया, उनका रास्ता रोका गया। पिक्टेड का मतलब होता है रास्ता रोक लेना या उसको धरना दे देना उसके आगे, क्योंकि लोग इसी के बहाने लीकर शॉप्स को भी बंद करवाना चाहते थे। फॉरेन गुड्स को एक बड़ी ह्यूज बॉन फायर में जलाया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि 1921 से 22 के बीच में जो फॉरेन गुड्स था उसकी वैल्यू घट के, उसकी इंपोर्ट की वैल्यू घट के 102 करोड़ से 57 करोड़ रह गया। ठीक है, तो उसका इंपोर्ट घट के 102 से 57 करोड़ रह गया। पर इसकी कुछ लिमिट्स भी थी। देखिए, एक तो लिमिट्स यही कि मद्रास में ये प्रोविंस का इलेक्शंस बाइकआउट नहीं किया गया। दूसरी चीज, खादी को यूज करने के लिए प्रमोट करते थे गांधी जी, खादी यूज कीजिए, पर खादी बहुत एक्सपेंसिव होती थी मिल के क्लोथ से, तो पुअर के लिए इसको बहुत दिन तक कंटिन्यू रखना आसान नहीं था कि वो इतने दिन तक खादी को यूज कर सकें। तीसरी चीज क्या थी कि लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस की कमी थी। इंडियन इंस्टीट्यूशन थे ज़्यादा नहीं, ऑल दो JMI यानी जामिया मिलिया इस्लामिया और AMU 1920 में ही बने हैं, पर फिर भी ऑल इंडिया लेवल पर इंस्टीट्यूशंस की कमी थी जो नॉन गवर्नमेंट हो। तो इसकी वजह से भी धीरे धीरे स्टूडेंट्स ने दोबारा जाना शुरू कर दिया अपने कॉलेजेस में और टीचर्स ने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये रही बात नॉन कॉपरेशन में टाउन की। जल्दी से इस बार रिकॉल करते हैं, मेरे साथ रिकॉल करिए, याद भी हो जाएगा। मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेशन लिया, गवर्नमेंट स्कूल्स को बाइकआउट किया गया, टीचर्स ने रिजाइन किया, लॉयर्स ने गिव अप की प्रैक्टिस, काउंसिल के इलेक्शन को छोड़ा गया, मद्रास को छोड़ के फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया, उसको बंद किया गया, और इसके अलावा लीकर शॉप्स को बंद किया गया, पिक्टेड किया गया, सॉरी। उसके अलावा इसमें क्या था कि इंपोर्ट जो था घट के 102 से 57 करोड़ रह गया और लिमिट ये हो गई। तो ये अच्छे से हो गया। अब बात करते हैं इसका इम्पैक्ट कंट्री साइड में कैसा रहा। अब बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की कंट्री साइड में। तो भैया कंट्री साइड यानी रूरल एरियाज में, तो अर्बन एरियाज में आपने देख लिया, अब रूरल एरियाज में इसका क्या इम्पैक्ट था। तो एक एक करके अलग अलग जगह के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवध के लिए। तो अवध का जो मूवमेंट था, अवध में वो बाबा रामचंद्र इसको लीड कर रहे थे। ये एक सन्यासी थे जो पहले इनको जो फीजी में एज अ एंडेंजर्ड लेबरर काम कर चुके थे। यानी ये अंग्रेज क्या करते थे, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से लेबरर्स को ले जाते थे उन एरियाज में जहाँ इनका रूल है और वहाँ जाके इनसे खेती करवाई जाती थी, इनसे प्लांटेशंस कराई जाती थी। तो ये उस चीज़ से नाराज थे, तो ये भी कहाँ से, अवध से ये लीड कर रहे थे मूवमेंट को। यहाँ जो मूवमेंट था वो अगेंस्ट तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स। तालुकदार यानी एक तरीके से एक तालुक कहलाता था, जैसे आप मान लीजिए ब्लॉक मान लीजिए, उसके जो ऑनर होते थे वो तालुकदार कहलाते थे। तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। क्यों खिलाफ था? क्योंकि ये जो लैंडलॉर्ड्स है ये बेगार कराया करते थे। बेगार कहते हैं बिना पैसे के मजदूरी कराने को, कि और अपने फॉर्म्स में विदाउट पेमेंट करवाते थे। तो ये अवध में इनकी डिमांड्स क्या थी? इनकी डिमांड्स ये थी कि पहले तो रेवेन्यू को रिडक्शन किया जाए और उसके बाद बेगार को एबोलिश किया जाए और सोशल बाइकआउट किया जाए जितने भी ऐसे ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं उनका।
और इसके लिए उन्होंने नाई धोबी बंद करा। नाई धोबी बंद, ये भी एग्जाम में अलग से पूछ लेते हैं कि नाई धोबी बंद क्या था। तो नाई धोबी बंद किस मूवमेंट में चला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, कंट्री साइड में। तो वहाँ की पंचायत ने ये डिक्लेयर किया कि ना उनको इनका बायकॉट किया जाएगा। यहाँ तक के नाई धोबी के अलावा बार्बर्स और वॉशरमैन ने भी उनका काम करने को डिनाई कर दिया लैंडलॉर्ड्स के। तो जल्दी से फिर क्विक रिवीजन करते, रामचंद्रा की ने लीड किया अवध में मूवमेंट को, और ये मूवमेंट तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। ये बेगार को रोकना चाहते थे और चाहते थे कि रेवेन्यू में रिडक्शन किया जाए और ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का बायकॉट किया जाए। और एरिया में क्या असर था आगे देखते हैं। तो अब आप हमने देखा कि कैसे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में चल रहा है। अब ये इधर अवध में जब ये नाई और धोबी बंद चल रहा था एक तरफ, दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू जी आ गए और वो गांवों में खुद घूमने लगे और वहां से जाके लोगों के हालात पूछने लगे। और वहां उन्होंने अवध किसान सभा का सेटअप किया। किसके साथ? बाबा रामचंद्र के साथ। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, कभी 1 मार्क्स में पूछ लेता है कि अवध किसान सभा कब बनी और किसने बनाई। तो ये एक एक पॉइंट याद रखिएगा। और इसके अलावा हुआ क्या कि 1921 में ये जितने भी मर्चेंट्स थे इन पर अटैक किया जाने लगा, बाजार को लूटने लगा, जिससे कांग्रेस काफ़ी नाखुश रही क्योंकि ये नॉन वायलेंस मेथड से होने लगा था और गांधी जी के उससे अलग था। और ये नाम ये लगाते थे, भैया हम तो गांधी जी का कहा पूरा कर रहे हैं, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया है, यानी गांधी जी के नाम लेके और काम अपने करते थे, लूटने लगे, अटैक करने लगे, जिससे कांग्रेस खासी नाराज हो गई इनसे। अच्छा, ये तो हो गया एक तरफ रूरल एरियाज में पीजेंट्स के बारे में। अच्छा, ट्राइबल्स ने कैसा हिस्सा लिया? तो जो गुडम्स हिल थी आंध्र प्रदेश में, वहां पर गुरिल्ला मूवमेंट चला। गुरिल्ला मूवमेंट क्या होता है कि अटैक करो छुप जाना, यानी पहले तो अटैक करते थे और फिर अटैक करने के बाद जंगलों में जाकर छुप जाते थे और फिर दोबारा अटैक किया करते थे। ये शिवाजी का मेथड था जो हमारे यहाँ पहले से चला आ रहा था। ये मेथड इन्होंने यूज किया गुरिल्ला का। और इसमें एक बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे जिनका नाम था एलूरी सीताराम राजू। इनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये अपने आप को मानते थे कि इनके पास सुपर नेचुरल पावर है और ये प्रिडिक्शंस भी बहुत अच्छा करते रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, यहाँ तक कि ये बुलेट से भी नहीं मर सकते। तो बहुत से लोगों ने तो इनको ईश्वर का अवतार, गॉड का वो मानना शुरू कर दिया था। पर हुआ क्या, ये वैसे तो प्रोक्लेम करते थे कि गांधी जी के ये बहुत गांधी जी से इंस्पायर्ड हैं और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी इंस्पायर्ड हैं, पर गांधी जी के मेथड पे नहीं चलना चाहते थे क्योंकि ये जानते थे कि नॉन कॉपरेशन अगर नॉन वायलेंस तरीके से होगा तो जीत नहीं होगी, इनको ये लगता था। तो इन्होंने वायलेंट तरीका यूज़ किया और पुलिस स्टेशन वगैरह पर अटैक किए जाने लगे। फाइनली 1924 में इनको कैप्चर किया गया और इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो जल्दी से फिर याद करते हैं इसके पॉइंट्स। अवध किसान सभा किसने सेटअप करी? नेहरू जी ने। और बाबा रामचंद्र ने कब? 1920 में। ये 1921 तक ये नॉन वायलेंट तरीके से होने लगा ये मूवमेंट अवध में। ट्राइबल्स के जल्दी से बात करते हैं। गुडेम हिल्स में, गुडेम हिल्स कहाँ की? आंध्रा की। वहां पर कौन सा मेथड यूज कर रहे थे? मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट। और ये अल्लूरी सीताराम राजू का कनेक्शन किससे है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। कब इनको फांसी दी गई? 1924 में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लांटेशंस के बारे में देखते हैं। बात करते हैं स्वराज इन प्लांटेशंस। देखिए, हमने देखा अलग अलग साइड में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग अलग कॉजेस के लिए अलग अलग तरीके से चला है ना। सिटी में उनके अलग कॉजेस थे, अलग रीजन थे, मेथड अलग था। कंट्री साइड में अलग कॉजेस थे, मेथड अलग था, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ थे, बेगार के खिलाफ थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो थे ही, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड्स भी जो थे ब्रिटिश सपोर्ट से चल रहे थे, वो तालुकदार भी ब्रिटिश सपोर्ट से चल रहे थे। ये नहीं है कि डायरेक्टली वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही लड़ रहे थे, पर ब्रिटिशर्स की उनको भी सपोर्ट थी, तालुकदार और जमींदार्स को, लैंडलॉर्ड्स को। तो सबकी नहीं है, अलग अलग एरिया की नहीं है। स्वराज की अलग मीनिंग थी, नॉन कॉपरेशन का अलग मेथड था। तो अब प्लांटेशंस, जितने प्लांटेशंस वर्कर थे, आसाम थे, उनकी क्या परेशानी थी? उनके लिए स्वराज की मीनिंग क्या थी? भैया उनके लिए स्वराज ये था कि उन्हें घर जाना मिल जाए, अपने रिश्तेदारों से मिलना मिल जाए, यानी उनको इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत ये परमिशन नहीं थी कि वो काम छोड़ के चले जाएं, यानी वो जो टी लीव्स
का काम किया करते थे, प्लांटेशंस किया करते थे असम में, जिसको इनको एक तरीके से कैद कर लिया जाता था। इनको परमिशन नहीं होती थी कि वर्क छोड़ के अपने नेटिव विलेज में जा सके, अपने गांवों में अपने रिश्तेदारों से मिल सके। तो उनके लिए आज़ादी अंग्रेज़ों को भगाना नहीं था, उनके लिए आज़ादी थी कि भाई हमें हमारे रिश्तेदारों से मिलने दो, यही हमारी आज़ादी है। और बहुत सीधे साधे भोले भाले लोग थे, उनको लगता था भैया अब तो गांधी जी आ गए, गांधी राज आ गया, अब तो हमें परमिशन मिल गई है। और उस परमिशन मिल गई है तो निकल गए वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, नॉन कॉपरेट के लिए, कि हम भैया जाके अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से मिलेंगे। उस टाइम ट्रेन की और स्ट्राइक थी तो उनको जाने नहीं मिला, पुलिस ने पकड़ लिया और उनको बहुत उनकी कहना चाहिए उनको टॉर्चर किया। तो ये पॉइंट है प्लांटेशन स्वराज के, 4 पॉइंट्स है, अच्छे से जरा पढ़ लीजिए। दे एज्यूम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज द मीन दे कुड reunite them and with their families by overruling their terms and the conditions of their contract। तो उनको लगता था भैया क्या हम अपनी फैमिली से मिल लें, वही हमारे लिए है पहला पॉइंट। क्यों ऐसा क्यों होता था? इमिग्रेशन एक्ट के तहत उनको जाने की अपनी फील्ड छोड़ने की इजाजत नहीं थी। तीसरा पॉइंट, अब उनको ये लगने लगा कि अब गांधी राज आने वाला है और हर किसी को अपने विलेज में काम करने को मिल जाएगा, यानी अब हम जबरन इस प्लांटेशन में, एक्चुअल में वो असम में था तो असम में प्लांटेशन मगर वर्कर वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट से लाके जबरन वहां उनसे मजदूरी कराई जा रही थी। वो बिहार के भी थे, यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज जो उत्तर प्रदेश है उसके भी लोग थे। तो उनको ये था कि हम अपने घर जाएंगे और वो अपने घर के लिए उन्होंने ट्राई भी किया, पर पुलिस ने उनको पकड़ा और उसके बाद दे बीटन ब्रूटली टू देम। तो यहाँ ये प्लांटेशंस का था। तो अब देखिए हुआ क्या, ये सब तरफ के हमने पढ़े। अब अभी हम पढ़ते हैं कि कैसे ये मूवमेंट नॉन कॉपरेशन बंद हुआ। उससे पहले इसका इम्पैक्ट क्या था। देखिए इसका इम्पैक्ट ये हुआ, आपके सिलेबस में नहीं है पर थोड़ा सा बता दूं। इससे पहले जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो वो मूवमेंट ऑल इंडिया चलाने की कोशिश तो की गई पर वो बंगाल तक ही सीमित रह गया, बंगाल में ही रुक गया। अब ये इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में चल रहा था, यानी फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप होने लगी। ऑल्दो ये सक्सेसफुल नहीं रहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पर इसने काफी हद तक नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने की कोशिश की। अब ये क्यों बंद हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ते हैं और स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ते हैं। क्या रीजन थे कॉल ऑफ करने के विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आपने अभी देखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे चला, खिलाफत कैसे चला। अब क्या रीजन था जो गांधी जी ने विड्रॉ करने का डिसाइड किया, कॉल ऑफ करने का डिसाइड किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या रीजन था कि फरवरी में 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर का एक विलेज था चौरा चौरी, वहां पर कुछ भीड़ इकट्ठी हुई और वो जो भीड़ थी वो वायलेंट हो गई और जाके पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 3 सिविलियन इस मूवमेंट में और 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई। अब गांधी जी को लगने लगा कि अब जो भीड़ है वो उनके आदर्शों से अलग चल रही है, दूसरे इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये अभी ट्रेंड नहीं है मूवमेंट चलाने के लिए, तो अच्छा है कि हम मूवमेंट को अभी रोक दें। उधर कुछ लोग इस बात से भी सेटिस्फाई नहीं थे कांग्रेस के अंदर ही, कि जो चाहते थे कि पार्टिसिपेशन लिया जाए काउंसिल के इलेक्शंस में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के थ्रू बनना थी। तो उस वजह से वो लोग भी सेटिस्फाई नहीं थे। तो उसी में से 2 लोग CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने मिलकर एक अपनी अलग पार्टी बना ली जिसका नाम था स्वराज पार्टी। तो जल्दी से रिकॉल करते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ पर हुआ। गोरखपुर के एक विलेज में फरवरी 1922 को डेमोस्ट्रेशन हुआ बाजार में और टर्न इनटू द वायलेंट क्लैश विद पुलिस के साथ वायलेंट क्लैश हो गया। डेमोस्ट्रेटर ने अटैक किया और पुलिस स्टेशन को जला दिया और जिससे 22 लोगों की डेथ हो गई पुलिस वालों की। और दूसरी बात करते हैं स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी किन्होंने बनाई, 1 मार्क्स या ऑब्जेक्टिव में आता है, किन्होंने बनाई, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई और विद इन द कांग्रेस बनाई। चलिए अब देखते हैं साइमन कमीशन और सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बात करते हैं साइमन कमीशन की। देखिए साइमन कमीशन जो था ये इंग्लैंड में फॉर्म हुआ। कब फॉर्म हुआ?
नवंबर 1920 में 27 में, और इंडिया कब आया 1928 में। तो आपकी बुक्स में सिर्फ इंडिया में आने का जिक्र है, पर कंपटीशन में आप बैठेंगे तो पूछ लेता है कब फॉर्म हुआ और कब इंडिया आया, दोनों की डेट्स में फर्क है। ठीक है, अब कमीशन इंडिया आया और साइमन आने से पहले ही इंडिया में डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। साइमन गो बैक। भैया क्या रीजन था, क्यों साइमन को भगा रहे थे और आ क्यों रहे थे? तो साइमन आ रहे थे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमवर्क करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात थी, इंडिया वालों की डिमांड थी। गांधी जी ने 1922 में कह दिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेल मेड बाय द इंडियन। फिर अब क्या परेशानी थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आ रहे थे? परेशानी ये थी कि उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। तो कोई इंडियन मेंबर नहीं था। भैया डिमांड हमारी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, हमें नहीं लोगे, ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई। भैया चीज हमारी है, जरूरत हमारी है, दूसरा पड़ोसी बताएगा कि तुम्हें क्या चाहिए। वो तो पड़ोसी भी नहीं थे, बहुत दूर से आ रहे थे। साइमन के अंडर में जेम्स साइमन थे, उनके अंडर में आ रहा था ये पूरा कमीशन। यहाँ पर सर्वे करेगा और सर्वे करके बताएगा भैया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बने, इंडिया को क्या क्या रियायतें दी जाए, है ना। तो ऐसा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं था, पर इंडिया को और ज्यादा पावर्स डेलीगेट करने के लिए सोचेगा। तो ये था साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन आने से पहले एक नारा दिया। ये स्लोगन किसने दिया था? साइमन गो बैक ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, लाला लाजपत राय जी ने दिया था। इसी डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान इनकी लाठीचार्ज से डेथ भी हुई है। आपकी बुक्स में नहीं है तो फिर भी मैं आपको ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं। तो ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस डेमोन्स्ट्रेटेड। तो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने, और साइमन के लिए। और इसी बीच 1929 में उन्होंने नेहरू जी ने लाहौर में एक स्लोगन दिया, पूर्ण स्वराज। तो भैया कब दिया? दिसंबर 1929 में। ये भी याद रखिएगा कब दिया, कहाँ दिया, कांग्रेस का कौन सा सेशन था। 1929 का सेशन था कांग्रेस का, हर साल एक सेशन होता था, उसमें कांग्रेस का सेशन था, लाहौर में वो सेशन था। किसकी प्रेसिडेंसी में था? वो प्रेसिडेंसी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रेसिडेंसी में हुआ, और इसमें पूर्ण स्वराज दिया। और 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया, सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे। याद रखिएगा, इसी वजह से इस सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे जो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, कहाँ पर? एट द बैंक ऑफ रावी रिवर, लाहौर में। इसी की वजह से 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, पर नेहरू जी ने डिसाइड किया कि 26 जनवरी को बनाएंगे ताकि हमारा ये जो 26 जनवरी का जो इम्पोर्टेंस है पब्लिक को याद रहे। तो ये वही 26 जन 1930 था जो सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे था। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा असर उस टाइम तो नहीं पड़ा। तो फिर अब नेहरू जी ने डिसाइड किया, गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब मूवमेंट को और आगे सिविल डिसोबीडियंस की तरफ लेके जाना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ। तो सॉल्ट मार्च को हम किस और नाम से जानते हैं? सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च। इसको डांडी मार्च भी कहा जाता है और सॉल्ट मार्च भी कहा जाता है। अब हुआ क्या भैया, कब स्टार्ट हुई, कैसे हुआ? ऐसा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सॉल्ट लॉ बनाया। अब वो सॉल्ट लॉ में क्या था? एक तो सॉल्ट के रेट बहुत बढ़ा दिए, उस पर टैक्सेस लगा दिए, ऊपर से कह दिया भैया सॉल्ट हम बनाएंगे। तो अब सॉल्ट ऐसी चीज है जो अमीर से लेकर गरीब तक हर किसी को चाहिए ही चाहिए। और इधर गांधी जी ने क्या करा, इरविन को इन जनवरी 1930 अब एक लेटर भेजा जिसके अंदर 11 डिमांड्स थी। 11 डिमांड्स का एक लेटर भेजा। अब इस लेटर में बहुत सारी डिमांड थी, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की थी, कुछ अलग अलग डिमांड थी, जिसमें सबसे ज्यादा एक जो इंपॉर्टेंट डिमांड थी वो क्या की थी? द मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल वाज डिमांड ऑफ एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करने के लिए कहा। और गांधी जी ने उनको अल्टीमेटम दिया कि भैया अगर 11 मार्च तक आपने हमारी डिमांडें नहीं मांगी तो कांग्रेस जो है ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देगी। इरविन जो थे उस टाइम कौन था? इरविन थे। वायसराय कौन थे? इरविन। ये भी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च के वक्त कौन वायसराय था? इरविन थे। तो इरविन ने तो उसको इग्नोर कर दिया। तो 12 मार्च को गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स या वॉलेंटियर्स के साथ स्टार्ट की। उन्होंने कहां से? साबरमती आश्रम से। ये हर एक पॉइंट जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। साबरमती आश्रम से स्टार्ट की और एक कोस्टल टाउन था डांडी, वहां जो
140 माइल्स दूर था साबरमती से, वहां पैदल चल के पहुंच गए भैया। पहुंचने के बाद 5 अप्रैल को पहुंचे। 6 अप्रैल को अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट, एक मुट्ठी भर उन्होंने सॉल्ट बनाया। काय से बनाया भैया? बॉइलिंग करके सी वाटर को बॉईल करके उन्होंने एक मुट्ठी नमक बनाया। और ये था सिंबॉलिक ब्रेकडाउन, सिंबॉलिक ब्रेकडाउन था, और इट वाज द सिंबॉलिक स्टार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। तो उन्होंने सॉल्ट लॉ को सिंबॉलिक ब्रेकडाउन किया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया 6 अप्रैल से। अब इस मूवमेंट के किस किस जगह पर क्या क्या असर हुए, कैसे ये मूवमेंट चला, इसकी लिमिटेशंस क्या थी, क्यों ये फेल हुआ, ये पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।